एक गांव का, किसान का और जवान का बेटा हूँ। हम सपने देखते ज़रूर हैं लेकिन सपनों को जीते नहीं हैं। जी बिल्कुल। मैं उन सपनों को जीना शुरू कर दिया कि मैं एक सिपाही हूँ और एक युद्ध लड़ रहा हूँ। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके सुबह 5:30 बजे सामान लेकर के चलते थे। रात को 2-2:30 बजे ऊपर पहुँचते थे, फिर 2 घंटे में नीचे आते। फिर आकर के वो गोलियां मारने लगे और हथियार उठाने लगे। तब तक मन मस्तिष्क के अंदर एक विचार, एक सोच तो पैदा कर ली थी कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, तो उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। जब गोली चली तो जाकर मैं उससे खोली। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, जैसे रिइंफोर्समेंट आ गई। ये 100% है कि आप जब यहाँ इस अल्फा रेजिमेंट एकेडमी में आएंगे तो आपको वही फौजी माहौल मिलेगा, वही इन्वायरमेंट में आप जो है सिखलाई आपकी होगी। आपकी चाहे रिटन की है, फिजिकल की, मेडिकल का भी आपको चेकअप करने का जो है वहाँ पर सुविधाएं हैं, ताकि आपको समय रहते हुए आपको अपनी कमियों के बारे में पता चल जाए और समय रहते हुए उसको दूर भी किया जा सके। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं अल्फा रेजिमेंट। भारत को वीरों की और महावीरों की धरती कहा गया है आदिकाल से ही, और भारत की धरती पे हजारों वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत की धरती के वीर सपूत और परमवीर चक्र से सम्मानित ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी। योगेंद्र सिंह यादव जी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त करना और कारगिल के युद्ध में दुश्मन को पाकिस्तान के दांत खट्टे करना और टोरोलिंग और टाइगर हिल जैसी जो कठिन पहाड़ियाँ थी, जो 90 डिग्री की क्लिफ थी, उस पर चढ़कर 17 गोली लगने के बाद उसको जीतना। तो आज हमारे साथ योगेंद्र सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम पर बहुत स्वागत है। तो सर, आप अभी रिटायर होकर घर आ चुके हैं, तो मैं शुरुआत आपके शुरुआती जीवन से करते हैं। जहाँ तक मैंने देखा, मैंने जानकारी प्राप्त की, आप बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो कुछ अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। कैसे आपको लगा, कब आपको लगा कि आपको देश की सेवा करनी है और सेना में जाके करनी है, और क्या परिस्थितियाँ थी उस समय, और कितनी उम्र में आपने सेना में आप भर्ती हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं एक गांव का, किसान का और जवान का बेटा हूँ। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में औरंगाबाद अहीर गांव है। पिता एक्स सर्विसमैन थे, तो अपने साथियों के साथ वो युद्धों की दास्तानों को साझा किया करते थे। तो जो गांव की परिपाटी है, गांव का जो संस्कृति है कि शाम को, दिन भर वो खेतों में काम करते हैं, शाम को एकत्रित होकर के बैठ कर के वार्तालाप करते हैं जी। तो वो जीवन की कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादों को एक दूसरे को शेयर करके अपने जीवन का हर्ष उल्लास ऐसे करते रहते हैं। तो बच्चे थे, हम बैठ करके सुना करते थे। तो कभी कभी वो बताया करते थे कि 1971 में जब हमारी फौज लाहौर तक पहुंच गई थी जी, ऐतिहासिक युद्ध था वो। ऐतिहासिक युद्ध था। तो बड़े गर्व से और चाव से बताते थे, जब हम वहाँ पहुँचे लाहौर, तो नलकूप के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज ने जहर डाल दिया था। अच्छा। ताकि हिंदुस्तान की फ़ौज आकर के नलकूप से पानी पिएगी तो ऐसे मरेगी। अच्छा। तो बोला, खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, दिन भर चलना होता है। तो बच्चे थे, जिज्ञासा थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिना कुछ खाना खाए, बिना कुछ पानी पिए, बिना सोए आदमी जिंदा रहे और इतना काम करता रहे। तो रोज रोज उन्हीं किस्सों को सुनते रहे। फिर जब थोड़ा से बड़े हुए तो स्कूल में गए। स्कूल में किताबों में जब सैनिक के बारे में पढ़ा कि हिंदुस्तान की सेना के अंदर ऐसे ऐसे सैनिक जिसने अकेले पाकिस्तान के 8 पैटेंट टैंकों को ध्वस्त कर दिया, अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा। तब क्योंकि हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही हमारे मन मस्तिष्क के अंदर छवि पैदा होती है और वहीं से हमारे भाव पैदा हो जाते हैं। तो तभी
एक मन के अंदर भाव पैदा हुआ कि जो पिता बताते हैं उन परिस्थितियों को जी करके देखना है और उन परिस्थितियों में जाना है। तो 6 क्लास के बाद मेरा वो भाव ये बन गया था कि मुझे सैनिक बनना है। अच्छा। और ये भाव बना ही नहीं, उस भाव को जीना भी शुरू कर दिया। हम सपने देखते जरूर हैं लेकिन सपनों को जीते नहीं हैं। जी बिल्कुल। मैं उन सपनों को जीना शुरू कर दिया कि मैं एक सिपाही हूँ और एक युद्ध लड़ रहा हूँ, जबकि युद्ध के तो दूर दूर तक कोई आसार ही नहीं थे। जी। फिर भी युद्धों को जो है लड़ता हुआ देखता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 12th क्लास में आया, अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं हुआ था। जी। 16 साल 5 महीने की उम्र थी। मात्र 16 साल। मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र। और मेरठ जो भर्ती दफ्तर है, जी। यहाँ से मैं भर्ती होकर के उसी रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ा था। 18 ग्रेनेडियर्स। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। जी। आपकी स्कूलिंग बुलंदशहर से हुई। मात्र 16 साल की उम्र में आप सेना में सिलेक्ट हो गए। आपके बड़े भाई भी सेना में थे, आपके पिताजी, जैसा आपने बताया। तो कैसा वो एहसास था जब पहली बारी में आप सेलेक्ट हो गए सेना में? ये बहुत बड़ा एहसास था क्योंकि भाई, जो बड़ा भाई था, वो फ़ौज में लग चुका था। उसने कई भर्तियां देखी, कई भर्तियों देखने के बाद वो सेलेक्ट हुआ। लेकिन माँ को बच्चों के जो है स्वभाव का और उसकी जो आंतरिक जो आभा होती है उसको पहचानती है। जी। जब मैं भर्ती देखने चला तो पिताजी, माँ ने बोला ये भर्ती हो जाएगा पहली बार में। तो पिताजी ने बोला नहीं, इसके लिए क्या अलग से सीट रिजर्व है क्या? अच्छा। तो बोला नहीं नहीं, ये भर्ती हो जाएगा। और जब मैं भर्ती हुआ तो वो माँ का जो कथन था वो बिल्कुल सत्य हुआ। अच्छा। तो एक था, खुशी था कि हाँ मैं पहली बार में सेलेक्ट होकर के, और क्योंकि जो सपना देख रहा था ना, और सच ये है कि क्योंकि उस समय तो बच्चे थे तो एहसास नहीं था कि क्या होता है, लेकिन आज उसका ये एहसास ये होता है कि जब हम सपनों को जीते हैं तो उस सपनों के अंदर परमात्मा की भी शक्ति समाहित होती है। बिल्कुल। और परमात्मा आपको उसी रास्ते पे लेके जाता है जो आप जाना चाहते हो। तो वो तो सेलेक्ट होना इसीलिए लाजमी था कि पहली बार में उसने जो है सेलेक्ट हो गया। मैं कोई ऐसा हट्टा कट्टा भी नहीं था। एक 48 किलो का मैं बच्चा था। बिल्कुल। ठीक है, जब भर्ती में गए तो वज़न 48 किलो ही था मेरा। जी। लेकिन वज़न करने से पहले मैंने 1 दर्जन केले खाई, पानी पिया, तब जाकर के मेरा 50 किलो वज़न हुआ था। जब आप कारगिल के युद्ध का जब पूरा माहौल बना, उस समय देश किस परिस्थिति में था? हमारा देश पाकिस्तान से मैत्री संबंध चाह रहा था। लाहौर बस समझौता शुरू हुआ उस समय, और शिमला समझौते के तहत जो कारगिल वाली जो पोस्ट थी, उन पोस्ट पर यह तय हुआ था दोनों देशों के बीच कि फ़ौजें नहीं रहेंगी। क्या परिस्थिति उस समय बनी कि एकदम से एक तरफ तो इतने मैत्री संबंध की बात चल रही थी और अचानक से युद्ध हो गया? बिल्कुल है, क्योंकि 98 के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे। जी। तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको एहसास हो चुका था कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। उन्होंने बात कही भी थी वो। हाँ, नफरत की छोटी सी चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती जी। है। तो उन्होंने शांति का पथ अपनाया कि जहाँ शांति होगी वहीं उन्नति और विकास भी होगा। दोनों मुल्क तरक्की करें, इसमें हमें क्या आपत्ति है। तो इसलिए उन्होंने मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की चेष्टा करी। समझौता एक्सप्रेस शुरू किया गया, लाहौर बस सेवा शुरू की गई। तो पॉलिटिकल स्तर के ऊपर बहुत अच्छा माहौल बनता हुआ चला जा रहा था। लेकिन जो पाकिस्तान का जनरल था परवेज मुशर्रफ, वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बीच शांति हो। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र ये था कि कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक, ये ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर ये शिमला समझौते के तहत विंटर के समय में दोनों सेनाएं विड्रॉल होंगी। हमारी सेना विड्रॉल हुई और उसने अपनी सेना को विड्रॉल नहीं होने दिया, बल्कि और नई बटालियन खड़ी करके वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। अच्छा। तो जब ये लड़ाई की बात आई और पता लगा, उस समय आप कहाँ पे थे? उस समय आप कहाँ पोस्टेड थे? जब सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई, उस समय आप कहाँ पोस्टेड थे? मैं तो उस समय कश्मीर में ही था। अच्छा। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो उस समय मैं शादी करने के लिए घर छुट्टी पे था। अच्छा।
मैं 1 मई को छुट्टी आया, 5 मई की मेरी शादी थी और 7 मई को शादी की फर्स्ट रात ही मुझे एहसास हो गया था कि कुछ हो गया है। अच्छा। क्योंकि जब तक टीवी अखबार के अंदर कुछ नहीं आया था, न रेडियो के माध्यम से, और वो स्वप्न में दिखाई भी दिया कि हाँ कोई तिरंगे को लेकर के भाग रहा है, पीछे से हमारे जवान भागते जा रहे हैं, गोलियां लगती जा रही हैं। वो स्वप्न को मैंने अपने घर वालों को शेयर भी किया, लेकिन उनको तो ये था कि यार कश्मीर में रहता है, उग्रवादियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वही स्वप्न आ रहे हैं। लेकिन आपके सिक्स सेंस जो थी वो, हाँ, मुझे ये आभास हो चुका था, मन बड़ा अंदर से बेचैन था। जी। फिर 19 मई को जब मैं वापस अपनी छुट्टी पूरी करके गया, जी। तो जम्मू पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बटालियन जो कि कश्मीर वैली के अंदर थी, उसको वहाँ से उठा करके द्रास सेक्टर भेज दिया गया। क्या हुआ है? कारगिल का युद्ध छूट गया। तो उस समय जो मनोभाव थे उनको शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आप बचपन से एक सपना देखते हुए आ रहे हो और आज वो सपना पूरे होने की कगार पे है, जी। तो इससे बड़ा जीवन का सार्थकता क्या? आपका पहला युद्ध हुआ होगा, मेरा पहला ही 71 के बाद वही एक युद्ध हो रहा था। वो युद्ध हो रहा था जी। 2 दिन के बाद मैं बटालियन में पहुंचा, तो बटालियन उस समय कश्मीर टाइगर हिल पर, इस पे तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ना उसने जारी कर दिया था। हम 15 जवान थे जो छुट्टी काट करके एक साथ गए थे। तो हमें ऊपर फॉरवर्ड में नहीं भेजा गया, बल्कि हमें जो दूसरी कंपनियां चढ़ रही थी जी, उनकी हेल्पिंग के लिए, जो एक फाइटिंग पोर्टर्स जिनका काम था एडमिनिस्ट्रेटिव और सामान को वहाँ तक पहुँचाना, रसद और ये सब, राशन, अम्यूनिशन, ये सब इक्विपमेंट, बैकअप देना। क्योंकि वो फॉरवर्ड में जवान तभी लड़ सकता है जब उसको बैकअप मिले। बिल्कुल बैकअप मिले। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगा यार मैं तो बचपन से सपना देखता रहा हूँ फ्रंट में जा कर के युद्ध लड़ूंगा, लेकिन आज तो बंदूक की जगह थैला जी। लेकिन एक दिन के बाद उस काम का एहसास हुआ, नहीं यार ये काम तो उससे भी बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये उससे इम्पोर्टेंट काम है। बहुत इम्पोर्टेंट काम है जी। फ्रंट में बैठे हुए जवान को ये पता है कि सामने दुश्मन है, लेकिन नीचे से ऊपर अप डाउन करने वाले को ये पता नहीं दुश्मन किधर से गोली कौन है, किधर से कहाँ है। तो ये बड़ा हार्ड काम। जी। उस पहाड़ी पर हम 22 दिन तक हमारी यूनिट ने लड़ाई लड़ी, और 22 दिन के दौरान हम अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त हुआ। और शुरुआती कैजुअलिटी इसलिए हुई क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए खबरों को इकट्ठा करते हैं और उन इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर प्लानिंग करते हैं। जी। लेकिन अभी तक जो वहाँ शुरुआती जो खबरें थी, यहाँ पे टेररिस्ट हैं, तो टेररिस्ट के हिसाब से युद्ध की प्लानिंग किया गया, लेकिन वहाँ तो रेगुलर आर्मी बैठी हुई थी, इसलिए वहाँ पे शुरुआत में कैजुअलिटी बहुत हुई। ये पहली सफलता थी। उसके बाद भारतीय फौज की अलग अलग रेजिमेंटों ने जो उनको अपना ऑब्जेक्टिव मिला हुआ था, जी, अब उस जीत के मोमेंटम को बरकरार रखकर हर क्षेत्र में उन्होंने जीत का सिलसिला शुरू हो गया। जी। अच्छा सर, जब आपने युद्ध आप पहली बार देख रहे थे, जब टोलोलिंग पे आपने बताया कि कैजुअलिटीज़ हुई, हमारे देश ने जवान खोए, जवानों ने शहादत दी, तो पहली बार जब आपने शहादत देखी, जवान को देखा, तो उस समय क्या आपका कहना मतलब है, क्या भाव थे उस समय आपके? नहीं, ये पहली शहादत नहीं थी, हमने कश्मीर में भी अपनी शहादतें दी। अच्छा, उससे पहले? हाँ, तो कश्मीर में भी अपने साथियों को शहीद होते हुए देखा था, मिलिटेंटों को मरते हुए देखा था जी। तो वो नहीं था, भाव नहीं आए थे कि हाँ भाई एकदम से घबराहट हो जाए या कुछ हो जाए। देखिए, ये युद्ध का क्षेत्र था और युद्ध के क्षेत्र के अंदर एक सैनिक का एक ही कर्तव्य और दायित्व होता है, विजय या वीरगति। ठीक है, किसी भी हाल में उसने अपने देश और देशवासियों को सुरक्षित रखना है। तो ये कोई एक अचंभित वाली बात नहीं थी, पर हाँ दुख जरूर होता था कि जिनके साथ अभी तक हम काम करते आ रहे हैं, हंसते खेलते खाते काम करते हैं, आज वो हमारे बीच नहीं है, दुख तो होता था। तो सर, वो ये तो ट्रोलिंग वाली जो बात हो गई, कहानी हो, वो किस्सा हो गया। अब असल टाइगर हिल, जिसकी वजह से आप जब गए अपने
अपनी टीम को, आप शायद लीड कर रहे थे अपनी टीम को, अब जब वहाँ पहुँचे तो उसके बारे में बताइए, कैसे वो पूरा हुआ, आपको जिम्मेदारी कब दी गई, कैसे पता लगा और फिर कैसे वो पूरा ऑपरेशन हुआ? ओके, तो क्योंकि अभी एक जीत हम हासिल हो चुकी थी, अभी ऐसा तो है नहीं है कि जो है हम एक काम हो गया तो अभी रेस्ट है, नहीं, अभी तो आपको दूसरा काम भी दिया जाएगा। तो हमें फिर टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क हमें दिया गया। और टाइगर हिल क्योंकि द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, उसको वापस कब्जे में लेना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि पहाड़ी इलाके की जो लड़ाई होती है, जब तक हाइट्स हमारे हाथ में नहीं है तब तक हम सक्सेस नहीं है जी। तो उसी श्रृंखला में तो ये जब हमें टास्क मिला तो एक घातक प्लाटून, इसको हम एज ए कमांडो टीम कह सकते हैं, उसका पुनर्गठन किया गया। तो उसमें कुछ नए पुराने जवानों का मिश्रण करके वो टीम को निर्माण चल रहा था। हाइट 17,000 फीट, जिस पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी और बिल्कुल 90 डिग्री की क्लिप चॉप असाल्ट ऐसे इस तरह का था। तो यहाँ जब जवानों का चयन शुरू हुआ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम कई बार लोगों की सफलताओं को देख करके या उसको देख करके कहते हैं कि यार ये इसके तो कर्म बड़े अच्छे हैं, इसका भाग्य बड़ा अच्छा है ना। बट सच में व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से है। अगर उसके कर्म इतनी ऊंची पराकाष्ठा पे होंगे तो ज़रूर उसको सफलता मिलेगी, और तब मिलेगी जब उस कर्मों को वो आत्मा से जी रहा होता है। और जब कर्म को आत्मा से जीता है तो वो कर्म नहीं होते, उसकी पूजा बन जाते हैं जी। तो 22 दिन तोलोडिन टॉप के ऊपर 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके, सुबह 5:30 बजे सामान लेकर के चलते थे, रात को 2-2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, फिर 2 घंटे में नीचे आते थे। तो उसी काम से, उसी कर्म से ये पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तब मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, नहीं तो उससे पहले क्या पहचान थी। जितनी पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर बराव कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का एक जवान, इतनी पहचान थी। लेकिन इस कर्म ने मुझे पहचान दी कि फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उस घातक प्लाटून में शामिल हुआ तो एक नया अफसर था, कमीशन होकर के आया, उसको लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टीम की कमान दी गई। हमें 1-2 दिन अपना वेपन इक्विपमेंट उसका रिहर्सल करने का समय मिला और आखिरकार हमने 2 जुलाई को उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। हाइट ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि दुश्मन दूर से दूर देख सकता है, तो इसलिए रात का सहारा लिया। आप लोग चारों तरफ से घेर के उसको चढ़ रहे थे ताकि मूवमेंट को छुपा सकें अपने को। उनको अगर पता चल जाए कि इस रास्ते से इधर से आ रहे हैं तो वो एक को भी नहीं चढ़ने देंगे। इसलिए अपनी मूवमेंट को छुपाते हुए हम रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। रात का टेम्परेचर -20 डिग्री टेम्परेचर, -20 था, बर्फीला तूफान चलता था, लगातार दुश्मन की गोलाबारी होती, लेकिन हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर तो मैं कभी जीवन में भूल ही नहीं सकता हूँ। सुबह का वक्त था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। मैं और मेरा साथी एक गाइड था, हम दोनों चारों तरफ से देखा, चढ़ने के कोई रास्ते नहीं मिले। फिर रस्सियाँ फेंकी, रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। दोनों तरफ उनके बंकर थे लेकिन अंधेरे में नहीं दिखाई दिए। जब इंसान चलेगा तो आवाज़ तो होगी, पत्थर भी गिरेंगे, उनकी भी आवाज़ थी। तो दोनों तरफ ऐसे उनके बंकर थे और उनके बीच से हम ऊपर चढ़ रहे थे। तो हमारी आवाज़ से शायद वो जग गए, सो रहे होंगे। तो उनको भी लगा कि यार हिंदुस्तान की फौज हमारे पास पहुँचेगी। तो उन्होंने एकदम से दोनों तरफ से ऐसे फायर खोल दिया। तो ऐसे फायर खोलते ही हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। जब तक फायर खुला तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके थे। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस था, सामने फिर 2 बंकर थे उनके। 7 जवानों जाकर के दादू ने फायरिंग किया। उनके 4-5 बंदे थे,
उनको मौत के घाट उतार दिया। अब फर्स्ट लाइट हो गई थी। वहाँ से टाइगर हिल टॉप 50-60 मीटर रहा था। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 की होती है। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो बहुत करीब तक आ गई है। इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी, बम्बारमेंट शुरू हुआ कि ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। मरना सुनिश्चित था। लेकिन इस देश की जो माएँ हैं ना, उनका आशीर्वाद और उनका जो संस्कार, जो बेटे और बेटियों को कहती हैं जी, कि सीने का दूध पिलाया है, गोली सीने पर खाना, कभी पीठ पर मत खाना जी। और फौज का भी एक रूल्स है, उसमें सिर्फ एडवांस है, विड्रॉल नहीं, आगे बढ़ना है, पीछे आगे नहीं बढ़ना हटना है। तो अपनी जो माँ इस तरह के संस्कार देती है तो बेटे और बेटियां आज अपनी माँ के उस वक्तव्य को सार्थक करते हैं। सीने पे गोलियां खाते, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। तो सोचा मरना ही तो है, मरेंगे, लड़ करके मरेंगे, मार करके मरेंगे। वो जज्बा, वो जुनून। मरना तो निश्चित है, जीवन में आए हैं तो मरने, मौत निश्चित है, लेकिन लड़ करके मरेंगे। जो उन्हीं के बंकर थे, फिर वहाँ तक हम दौड़े, उनके बंकर को निकाल, उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका, फिर अपने हिसाब से बंकर को मॉडिफाई किया और फिर हमने लड़ना शुरू। मतलब जो दुश्मन के बंकर थे उसमें आप लोग जाके बैठ गए और वहाँ से फिर फायरिंग। फिर हमने फायरिंग की। तो ऐसे 3 तरफ से घिरे हुए थे हम, सामने थे वो, इस तरफ भी दुश्मन था। मतलब जिस टाइम चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है और आप वहाँ जाके बैठे और प्लानिंग उस समय एग्जीक्यूट करना, क्योंकि जब 4 तरफ से गोली चलेगी तो बौखलाहट हो जाती है, इधर उधर भाग लगते। तो उसके बाद ही आप लोगों ने मैनेज किया और जाके बंकर में बैठे और फिर सामने से फायरिंग किया। तो वो जो टीम वर्क जो था, टीम वर्क, क्योंकि फौज में जो फौज की जो लीडरशिप है वो उच्च क्वालिटी की है जी। वो लीडर कभी पीछे नहीं होता है, वो लीडर हमेशा टीम के आगे रहता है। और जब लीडर टीम के आगे होगा तो टीम के सदस्य उसके पीछे कैसे रह सकते हैं। सही बात। क्योंकि उस लीडर ने, वो हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ ही खाता है, हमारे साथ ही काम करता है, हमारी कमजोरी और काबिलियत को जानता है जी, और उसी अनुसार हमें डिप्लॉयड भी करता है, उसी हिसाब से काम भी देता है। तो लीडर की बहुत बड़ा महत्व है। हमारे साथ हमारा प्लेटून हवलदार था, जो हमारा उस समय लीडर था, 7 बंदों का। 5 घंटे उस लीडर की बदौलत हम उनके बंकर से लड़ सके। वो जिस तरह की अपनी स्ट्रेटजी बनाता, प्लानिंग करता, फिर हम उसको अमल में लाते और लड़ते रहे। और उस समय जो बाकी प्लाटून जो लोग थे वो नीचे थे, क्लिफ वो से। नीचे थे, उनको चढ़ने नहीं दिया। अच्छा, वो क्लिफ से चढ़ने नहीं दिया। लगातार आप, एक ही रास्ता है, लगातार उसके ऊपर फायर आ गया तो फिर कैसे चढ़ेगा। सही। अभी यही था कि हम ही हैं और हमने ही लड़ना है और हमने ही सब कुछ करना भी है। तो वहाँ लड़ते रहे। फिर जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया भी है, देखा भी है कि एक ऐसे पल भी आए कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था। तो जिस तरह से आप बैठे, ऐसे मेरा साथी था, एक मेरी ऐसे बगल में बैठा हुआ था। मैं उनको बोला, सर फर्स्ट एड तो कर दो कम से कम। तो उन्होंने बोला, थोड़ी देर करता हूँ, फायर कर। मैं फायर करने लगा तो उन्होंने अपना फील्ड पट्टी निकाला, उनका हाथ यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ पे गोली लगी, इधर से पूरा सर निकल कर पीछे की तरफ लेटते चले गए। हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, कुछ एक शब्द नहीं हुआ। जैसे मेरी बगल में बैठा था, मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों रूममेट थे। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये शब्द उसके मुख से निकला, उसको सीने में गोलियां लगी, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटता हुआ मेरी गोद में आकर के लेट गया। फिर एक साथी आगे बढ़ा, खड़े होकर के फायर कर रहा था, वहीं पर आकर के आटे का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट के जमीन पर गिर जाती है। सर, एक फौजी के लिए जब वो लड़ रहा है, उसके साथ के साथी उसके साथ है, उसके सामने उसके वो साथी जो उसके साथ ट्रेनिंग से लेके हर चीज़ में साथ रहे, और इस प्रकार से जब उनकी शहादत होती है, और मतलब आपने बताया किस प्रकार से गोलियां चली और आर्टिलरी गिरी, ये सब हुआ, तो उस समय मतलब है तो आप फौजी भी इंसान ही होता है, भावनाएं होती हैं फौजी के भीतर भी। तो
तो उस समय भाव क्या होता है? मतलब हम तो एक आम इंसान हैं, हम सिविलियन हैं, हम लोग तो, आपने तो ये देखा है ये सब, हम तो सुन के इतने भावुक हो गए हैं कि अपने आप को मतलब अगर हमारे सामने ये सब होगा तो ना जाने हम क्या हो जाए, हमारे साथ देख के ये सब क्या हो जाए। आपने तो उसको जिया है उस पल। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है कि जो है जब गर्दन कट कर ज़मीन पर गिरती है किस तरह से वो सर ज़मीन पर फड़फड़ाता है, फिर उसका कदम बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चल के फिर ज़मीन पर ऐसे गिरता है। फिर एक और साथी बढ़ा, फिर उसका जो है वहीं पर फिर मोटर का एक पंप गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। यहाँ से वो पैरों से घुटने, यहाँ से पैर नहीं है, 2 कदम तक चलता है, वो भी गिरता है। इस तरह से एक एक करके मैंने उसको जिया। और ये सब कुछ सह कैसे पाते हैं, क्योंकि जो हमारा जो ट्रेनिंग्स का पार्ट होता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें इमोशनल का जो पार्ट्स है वो बिल्कुल जो है कठोरता में तब्दील हो जाता है। इंसान है, आती है उनकी यादें, और उस समय दर्द भी होता है, उस समय दुख भी बहुत होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, लेकिन उस समय व्यक्ति विशेष नहीं होता, लक्ष्य विशेष होता है। देश सर्वोपरि होता है। देश सर्वोपरि होता है कि जब तक जान है, जब तक सांस है, तब तक, क्योंकि इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए ये अपने माँ भारती की गोद में सो गए, तो मेरा भी कर्तव्य बचा है कि इनके काम को जब तक मेरे जान में जान है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूं। और फिर वो आगे बढ़ता है जी। अपने उन शहीद सैनिकों को देखता भी है, उनकी बॉडियों को देखता, किस तरह से छट विछट अंग कट गए, लेकिन फिर भी वो आगे ही बढ़ता है। तो इस तरह से मैं भी आगे बढ़ा, मैं भी अपने उस हौसले को रखा कि यार 7 आए थे, 7 में से 6 नहीं रही, आज मैं बचा हूँ, तो मेरा कंधों पर इन सब का भार है। मुझे उसको, उस समय आपको भी गोलियां लग चुकी थी? गोलियां लग चुकी थी, लेकिन अभी सांसें थी। जब तक सांस है, जब तक तो लड़ना है जी। फिर इस तरह का इन्वायरमेंट हुआ कि मैं भी जख्मी, बेहोशी अवस्था में, और सब धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो फिर उन्होंने आकर कैसे घेर लिया, फिर गोलियों की बौछारें हुई। उनकी बहुत देर के बाद उनका कमांडर ने बोला इनको चेक तो करो, उनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके जवान, हमारे जवानों के शरीर के अंदर जब गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। मतलब वो, मतलब डेड बॉडीज पे भी वो गोलियां मार के चेक करते थे, जिंदा तो नहीं, जिंदा तो नहीं। तो उसने जब सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी ऐसे उछली, बगल वाले को मारा, वो भी उछली। मैं भी इस तरह से पड़ा था, फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। कोई यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। फिर उन्होंने मानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर बूट की ठोकरें मारने लगे, पत्थर मारने लगे, बहुत देर तक गालियां देते रहे। ये सब कुछ देखता भी रहा, सहता भी रहा। काफ़ी देर के बाद जो रात को जहाँ से हम चले थे लगभग 500 मीटर नीचे हमारा एक दूसरा पोस्ट था। तो टाइगर हिल के बगल में मस्को वैली है, वहाँ उनका बेस कैंप था जी। उन्होंने मैसेज दिया नीचे, हिंदुस्तान का जो बोला नीचे पोस्ट है उसके ऊपर कब्जा करो, अटैक करो तुरंत अभी। तो ये आवाज़ जब मेरे कानों तक पड़ी तो लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं, ताकि वो तो कम से कम बच जाए जी। लेकिन जाना है कहाँ, चारों तरफ तो मौत खड़ी है जी। बस पूरी शक्ति को एक साथ इकट्ठा करके एक विश्वास के साथ चुपचाप पड़ा रहा। विवश था, चल नहीं सकता हूँ, लाचार था जी। गोली लगी थी पैर में, लेकिन हताश निराश नहीं हुआ। फिर काफ़ी देर के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। फिर आकर के वो गोलियां मारने लगे और हथियार उठाने लगे। तब तक मन मस्तिष्क के अंदर एक विचार, एक सोच तो पैदा कर ली थी कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। और उसी विश्वास की बदौलत मैं आज आपके सामने भी हूँ। तो
वो आए, दोबारा से गोलियां मारने लगे, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद न जाने उसको क्या लगा होगा, तो उसने राइफल जब सीने की तरफ करी तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन इस देश को भारत माँ कहते हैं ना, ऐसे नहीं कहते जी। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाते, जो बलिदान दिया है, उनकी शौर्य को दुनिया तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर्स रखा था क्योंकि पैंट फट गई थी पीछे से, उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी पड़े हुए थे। शायद माँ भारती ने इकट्ठे कर दिए होंगे। जब गोली चली तो जाकर के उस सिक्कों पे लगी, अरे कोचिट हो गई। लेकिन जो गोली का प्रेशर था उससे ऐसा महसूस हुआ मर गया हूँ। अगले पल पाकिस्तान का दूसरा जवान हमारा हथियार उठाते हुए आया, तो मेरा हथियार ऐसे पड़ा हुआ था, उसने उठा करके शायद जा रहा होगा, मेरा पैर उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, यार मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर मन से आवाज आया कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपने तुरंत ग्रेनेड को निकाला, उसके पेन निकाल करके जो राइफल उठा करके जा रहा था पाकिस्तान का जवान, उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया, फिर वापस ऐसे लूट गया। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के ऐसे गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई, गोलियों की बौछारें शुरू हो गई। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। इस हाथ से राइफल को उठाया, वहाँ से एकदम से ब्रस्ट फायरिंग किया, इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से गया, वहाँ से किया, 4-5 पाकिस्तानियों और मौत के नीचे लाया। जब लगातार लुढ़क करके फायर करता रहा तो उनको लगा कि 4-5 लोग जिंदा हैं, तो नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गया है और वो उनके पैर उखड़ गए, उनका मनोबल टूट गया। फिर वहाँ से वो भाग खड़े हो। 4-5 मीटर तक मैं घिसटता, रेंगता, फायर करता उनके पीछे गया। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ तो सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनकी वेपन का डिप्लॉयमेंट है, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। वहाँ पर पड़ा हुआ सब कुछ ये नज़ारा देखता रहा। जब उनका कोई दिखाई नहीं दिया, उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन, एक ही सोच है, यार अपने पोस्ट को बचाना, साथियों को बचाना, कैसे भी करना। फिर वहाँ से धीरे धीरे घिसटता, रेंगता अपने जो शहीद हुए सैनिक थे वहाँ तक पहुँचा। फिर मन में ख्याल आया कि यार हो सकता मेरी तरह इनमें से कोई जिंदा हो। आकर के एक को देखने लगा तो किसी का पूरा सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर। एक को गोद में भर कर के रोता रहा, बहुत देर रोया। 8-7 मीटर का ऐसे इलाका, उसमें डेड बॉडियाँ पड़ी थी। 15 से 20 उनकी डेड बॉडियाँ थी, 6-7 अपनी डेड बॉडियाँ थी। और ये 19 साल का लड़का, इसकी 2.5 साल सर्विस उन डेड बॉडियों के ढेर में पड़ा हुआ, जहाँ तक देख सकता था सिर्फ पहाड़ी और बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बहुत अपने आप को संभालता रहा, कोशिश किया, पूरी शक्ति को एक साथ इकट्ठे करने की चेष्टा करी। जाऊं तो जाऊं कहाँ, कैसे जाऊं, किधर हिंदुस्तान है, कहाँ पाकिस्तान है, जी मुझे नहीं मालूम। बहुत देर के बाद फिर जब आत्मचिंतन में डूबने लगा, आत्मचिंतन में डूबते डूबते शायद मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट हुआ हूँगा। जब हम आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो तभी हम परमात्मा से भी कनेक्ट होते हैं। तो जब हम सच में परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा तो स्वयं साक्षात सामने आ जाते। तभी एक आवाज़ आई, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा।
मुझे लगा कि शायद दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है। हड्डियां जब ये टूट करके आपस में टकराने लगी तो असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ नहीं बंध पा रहा था। फिर सच लगा कि कट गया है। मन में आया कट गया, तोड़ करके फेंक देता हूँ। पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा ही नहीं। फिर कुछ यहाँ से उठा करके पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। फिर सोचने लगा तो फिर आवाज़ आई, योगेन बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। फिर विश्वास हुआ कि हाँ कोई है मेरे साथ। मैं फिर वहाँ से पत्थरों में 500 मीटर लुढ़कता नीचे हो तो नीचे एकदम से गड्ढा आ गया। एक हाथ से पकड़ करके पत्थर लटका हुआ था मैं नाले के अंदर। तब मुझे लगा शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया। नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, उनको आवाज़ दी। वहाँ से मुझे उठा करके लेकर के गए। तो जिस तरह हम सब फिल्मों में देखते हैं, कोई ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी जी। तो कोई नहीं कह रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको तो थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। जब आप नीचे आए तो फिर आपके जो साथी थे वो फिर ऊपर उस पर क्लाइंब करके गए? तो वो आए, उनको फिर मैंने सूचना दी कि ऊपर सारे सब कुछ इस तरह से ख़त्म हो गया है। ऊपर की इन्फॉर्मेशन दिया। फिर वहाँ से जो कमांडिंग ऑफिसर था पीछे, उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दी कि इस तरह से एक जवान बचा है और ये सूचना दे रहा है। तो दिन का 1:30-2 बज रहा था उस टाइम। उन्होंने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास तक पहुँचाओ। तो कोई साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। शाम हो गई थी। फर्स्ट एड तो हुआ था, लेकिन इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। उनके पास पहुँचा, उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन? साहब आवाज़ सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा जी। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। जय हिंद साहब, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। तो तुरंत उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप चलवाए। तो सुनो वाला टेंट थोड़ा जल्दी गर्म होता है। स्लीपिंग बैग डाला, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। अभी जबान अटकने लगी थी, होठ सूख गए थे। थोड़ा सा पानी पिला दो साहब। डॉक्टर ने सुना, दौड़ करके आया, उसने थोड़ी सी ग्लूकोज पिलाई। थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। कुछ बता सकता बेटा? मैं कहाँ सब बता सकता हूँ। क्या हुआ? मगर सब यही कहानी। तो लोकेशन कहाँ है उनकी? तो वो लोकेशन वहाँ से जहाँ से वो बैठे थे वहाँ से वो देख सकते थे। तो उनको मगर सब यहाँ पर है। वो जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मगर सब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है। खाने के लिए पर्याप्त है बेटा? मगर सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती। 72 घंटे से हो गए थे जी। पार्ले जी वाला बिस्किट का पैकेट, सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था 2 बंदों में। भूख ही नहीं लगती है। इतना कहते तमाम, फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ। उसके बाद फिर आपको हॉस्पिटल नीचे बेस कैंप? 3 दिन के बाद होश आया, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। फिर वहाँ से मुझे भी दिल्ली रेफ़र कर दिया। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं जी। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद फिर भारतीय सेना में गया। फिर दोबारा से 16 महीने मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आपने फिर से वही चुना? बस वही चुना, क्योंकि वही मेरी जान है, वही ज़िंदगी है। मतलब आपने मृत्यु को इतने करीब से देखा, उसके बाद 16 महीने लड़े अस्पताल में मृत्यु से, उसके बाद फिर उसी चीज़ को चुना। हाँ जी। तो सर उसके लिए जो मनोबल है, जो आत्मशक्ति है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? क्योंकि देखिए कि यूनिट जो होती है एक सैनिक का घर होती है, उसकी आत्मा होती है। और उसमें जो रहने वाले, जो उसमें काम करने वाले, उसके अपने परिवार से भी ज़्यादा सगे संबंधी के रूप में होते। इतना गहरा हमारा बॉन्डिंग होता है, इतना आत्मिक लगाव होता है, इतना शायद अपने घर वालों से नहीं। तो मुझे तो उन्हीं के पास जाना था, तो इसलिए मुझे वापस वहीं जाना है। और ये मैंने सोच रखा था और मैं वापस गया। जब आपके साथ हुई कैजुअलिटी की, जिस प्रकार से आप घायल हुए, ये खबर घर कब पहुंची? खबर 4 दिन बाद में पहुंची थी। तो घर का माहौल क्या था उस समय? घर का माहौल तो जैसे पिताजी तो हाँ, फौज में थे। रोना पीटना ही था जी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे
दिल्ली रेफ़र किया। जी। तो मेरे गांव में तो टेलीफ़ोन था नहीं, ससुराल में था, पड़ोस में। उनको टेलीफ़ोन किया था, मैं पत्थर से गिर गया हूँ, हाथ टूट गया, अच्छा। दिल्ली जा रहा हूँ, तो हमारे घर वालों को सूचना दे देना। तो मेरे फादर इन लॉ वहाँ पे जब गए तो सबको ये मालूम था कि यार पत्थर से कौन गिरेगा। तो सबको ये था कि यार नहीं, गोली लगी है, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ था, दुख का माहौल था। फिर ऐसा समय भी आया कि हमारे 3 दिन तक तो पूरे गांव के अंदर खाना नहीं बना था, क्योंकि एक मेरा नाम राशि था जो उस टाइम शहीद हुआ। तो जब न्यूज़ में निकला कि शहीद योगेंद्र सिंह यादव 18 कैनेडियन, तो गांव में ये हो गया था कि हाँ, उनका बच्चा खत्म हो गया। फिर जब यहाँ दिल्ली आया दूसरे दिन, मेरा बड़ा भाई जो फ़ौज में है वो उस समय छुट्टी पे था, वो मुझसे मिल कर के गया। फिर उसने जा कर के जो गाँव की स्थिति मुझे भी बताई और फिर मेरी स्थिति गाँव में जा कर के बताई। तो तब फिर गाँव वाले आकर के, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं ये कि अपना देखने के लिए एक सुकून मिल जाए। तो ये माहौल रहा। तो जिस समय आप घायल थे, आपकी नई शादी हुई थी आपने बताया, तो एक क्या नाम जो आपकी धर्मपत्नी है, मतलब उन्होंने एकदम से वो सब चीज़ें देखी कि शादी होके आप गए, उसके बाद जब आए तो घायल, फिर 16 महीने अस्पताल में, तो वो तो जिस दौर से वो गुजरी होंगी, वो उस दौर में आपने उनको कैसे समझाया? आप अपनी धर्मपत्नी को कैसे समझाते थे इस बारे में कि मैं देश की सेवा के लिए हूँ और मुझे कुछ हो गया तो क्या करना है, कैसे करना है? नहीं, शादी के बाद तो कुछ ऐसा बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला था। ये तो पता था कि फ़ौज में ही है, बट जब हाँ हॉस्पिटल में आए थे मिलने के लिए, सबसे पहले माँ आई थी मेरी। तो माँ का हृदय होता है जी। तो सर से लेकर के पैर तक पट्टियाँ ही लिपटी हुई थी, तो पहचान भी नहीं पाई थी। फिर मैंने ही उनको आवाज़ दे करके बुलाया, फिर काफ़ी रोना। मैं बोला मम्मी देखो, रोने से कुछ नहीं होने वाला, इतना क्यों, बहुत कठोर हृदय वाला भी हूँ। मगर मम्मी रोने से कुछ नहीं, अगर रोने से मैं ठीक होता हूँ, चलो मेरा बेड बाहर निकालो, मैं भी रोता हूँ तुम्हारे साथ। बोला कैसी बातें कर रहा है? मगर तो मम्मी रोना नहीं है। फिर जब वाइफ आई, लाजमी था रोना, है ना, तो उनको तो फिर दूसरे उससे टैकल किया। हाँ, मगर शायद इसलिए रो रहे हैं आप लोग कि 25 लाख नहीं मिले। बोला क्या बकवास है? मगर नहीं, 25 लाख मिल रहे थे मगर उस समय मरने वालों को। हाँ, मगर हमारा पेट्रोल पंप रह गया, वो 25 लाख रह गए, इसलिए रो रहे। मगर तो रोना नहीं है। तो इस तरह से जो है हाँ, बहुत सेवा की इन्होंने। नहीं, वो एक बड़ी बात होती है एक फ़ौजी होना और एक फ़ौजी की धर्मपत्नी होना, सपोर्ट करना उस चीज़ को, क्योंकि वो आम महिलाओं की तरह नहीं होती हैं। उनको आम महिलाओं के जो पति हैं उनके साथ रहते हैं, और मेनली एक फ़ौजी की धर्मपत्नी है, उसका पति साल में सिर्फ 3 महीने उसके पास रह सकता है छुट्टियों में, बाकी 9 महीने दूर रहता है। और वो त्याग, वो तपस्या। हाँ देखिए, फ़ौजी की जो पत्नियां हैं सच में वो भी एक फ़ौज की तरह ही अपना जीवन को गुजारती हैं और इतनी तप और त्याग का प्रतिमूर्ति होती हैं। फ़ौजी भी तभी तो ड्यूटी कर पाता जब वो उसको मालूम है कि उसकी पत्नी उसके घर को संभाल लेगी। बिल्कुल ठीक है। तो उनका भी उतना ही बड़ा हाथ होता है हर एक परिस्थिति के। फिर ये जब 16 महीने आप हॉस्पिटलाइज रहे, परमवीर चक्र के बारे में आपको कब पता लगा कि आपको परमवीर चक्र दिया जाए? 15 अगस्त 1999। अच्छा, तो क्या उस समय कैसा महसूस हुआ लगा कि जब आपको सेना का, मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड दिया जा रहा है और आप उसको खुद रिसीव करने जाएंगे? क्योंकि अधिकतर क्या नाम है ये होता है कि परिवार रिसीव करता है, मरणोपरांत दिया जाता है। क्योंकि देखिए, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इस तरह का होगा। और आज जब वो डिक्लेरेशन हुआ, जनरल वीपी मलिक खुद हॉस्पिटल में आकर के जब आकर के बधाई देते, तो इससे बड़ी और जीवन का कोई खुशी नहीं हो सकती। एक सैनिक के लिए तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता जी। और ये भी क्योंकि एक जीवित दिया जा रहा है जिसको अपने हाथ, क्योंकि वो पल बहुत अलौकिक पल थे जी, कि जब देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जब आपकी छाती पे लगता है तो वो पूरे राष्ट्र का गौरव होता है। उस राष्ट्र के गौरव को, उसको मान को, सम्मान को कोई व्यक्ति प्राप्त करने के लिए जाता है तो बहुत अलौकिक पल होते हैं।
मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक तरीके से। रोंगटे खड़े होते फिर आपके हॉस्पिटलाइज ठीक होने के बाद जिस प्रकार आपको, जैसे आपको क्या नाम है 17 गोली आपने बताई पैर में, तो कभी आगे दिक्कत हुई किसी चीज़ को लेके, मतलब हाँ, बॉडी में? दिक्कत तो चलती रहती है। तो ऐसा आपको नहीं लगा कि अब मेरे को VRS ले लेना चाहिए, मेरे साथ हेल्थ इशू हो गया है? क्योंकि आपने उसके बाद भी लगातार 20 साल सर्व किया। हाँ, मैं उसके बाद तो लगातार सर्व भी कर रहा, 23 साल किया। जी। और दिक्कतें देखो, घर रहेंगे तब भी दिक्कत है और वहाँ रहेंगे तब भी दिक्कत है। मतलब ऐसा मन में कभी नहीं आया कि नहीं। सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड मिल गया, नहीं। अब तो क्या नाम है VRS लेना चाहिए? गैलेंट्री अवार्ड एक उस कर्म क्षेत्र के लिए था, लेकिन एक कर्म क्षेत्र के ऊपर पूरा जीवन को निर्वाह नहीं किया जा सकता। जी। जब तक हम जीवन के अंदर रोज़ नई चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नया भी नहीं सीख सकते। तो क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा उसके बाद। पहली बार जब गांव में गया था, तो मुझे सम्मान के लिए गांव में लेकर गए थे, 20-25 हज़ार की भीड़ थी। मैंने कभी स्कूल के अंदर क्लास में खड़े होकर के 2 शब्द नहीं बोले थे। 20 हज़ार के सामने मैं क्या बोल सकता था? मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। बस इतना सिर्फ एक शब्द कह पाया था, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे लिए। फिर मतलब इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी वीरता, आपका क्षेत्र आपके नाम से जाना जाने लगा। आपके क्षेत्र के आसपास के लोग मतलब जब कहीं जाते होंगे तो बोलते होंगे हम योगेंद्र सिंह यादव जी के गांव से हैं। तो आपको जब वो चीज़ें बताते थे तो कैसा महसूस होता था? नहीं, आज भी बताते हैं तो बड़ा होता, गर्व फील होता है। मगर यार क्योंकि ये मेरा ही कर्म नहीं बल्कि मेरे माँ बाप के भी बहुत बड़े पुण्य रहे होंगे और इस देश की बहुत बड़ी दुआएं रही होंगी कि जो मैं इसको जीते जी रिसीव कर पाया और आज उस चीज़ को देख पा रहा हूँ। जी। ठीक है, तो एक गर्व तो होता है कि यार हम उस क्षेत्र के हैं, वो हमारे गांव के हैं। जब वो बाहर लोग कहते हैं, बोला वो आपके गांव का एक वो मिला था, वो बोल रहा था योगेंद्र यादव मेरे गांव के, आप जानते हैं उनको? हाँ जानता हूँ। तो बहुत फील होता है। ठीक है। इन सब के बाद 2000 के बाद आपने सेना के किस मतलब यूनिट में सर्व किया, आगे किस प्रकार से काम किया? 18 ग्रेनेड में ही था। 18 ग्रेनेड में रहे। 18 ग्रेनेड में रहा। फिर उसके बाद क्योंकि अभी एक लाइफ चेंज हो गई थी जी। अब एक साधारण सिपाही से एक दूसरी तरफ मुड़ चुका था। साधारण सिपाही को किसी सिविलियन से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। जी। अब मुझे मीडिया से भी इंटरेक्ट होने का मौका मिला, मुझे सिविल लोगों से भी मिलने का मौका मिला। तो फिर क्योंकि मैं वहाँ पे एक कमज़ोर था, कमज़ोर इसलिए था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10th तक की क्वालिफ़िकेशन थी, बोलने का आभास नहीं था। और वहाँ तो बोलना है जी, चीज़ों को बताना है जी। तो फिर मैंने 12th किया। अच्छा, उसके बाद 12th किया? उसके बाद 12th किया, फिर मैंने BA किया, मैंने B.Ed किया, आर्मी की 2 कोर्स किए। अच्छा, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तभी आप उस चीज़ को आसानी से लोगों के बीच में बता सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। तो मैंने वो फ़ौज में जा कर के दोबारा से जब रिजॉइन किया तो धीरे धीरे अपनी स्किल डेवलपमेंट किया और लोगों के पास फिर तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, NGOs सभी में जाने लगा और लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताने लगा। बच्चे प्रभावित होने लगे और हजारों हजार जो ऐसे बच्चे स्कूल्स के जो प्रभावित होकर के आज उन्होंने फ़ौज ज्वाइन कर रखी है। आपने ट्रेनिंग का पार्ट भी रहा, आपने ट्रेनिंग भी दी है जवानों को? मैं 2013 से 2021 जब मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ, मैं 8 साल एज इंस्ट्रक्टर बरेली में रहा, जहाँ पर लीडरशिप, मैनेजमेंट और इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर हमने ट्रेनिंग दिया। और जो हमारे NCOs, नॉन कमीशन ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, वहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए आते थे और लगभग 52,000 स्टूडेंट 8 साल में आए। आपने ट्रेन किए 52,000 स्टूडेंट, बहुत बड़ा आंकड़ा है सर। और उनको तो आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा
जिस प्रकार से आपका कैरियर रहा, बहादुरी रही, वीरता रही। बिल्कुल, देखो हम एक इंस्ट्रक्टर से भी सीखते हैं और स्टूडेंट से भी सीखते हैं। अभी मैं सर्विस में उम्र में उनसे छोटा था, सर्विस में उम्र में वो बहुत बड़े थे। मेरे पास किताबी ज्ञान था, वो एक प्रैक्टिकली ज्ञान था। उनके पास 28-28 साल जो सर्विस वाले थे, 30-30 साल सर्विस वाले थे, एज सूबेदार मेजर वहाँ पे आते थे जी। तो उन्होंने अलग अलग टेरेन के अंदर नौकरी की हुई अनुभव थे। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, 8 साल में बहुत कुछ सीखा। जैसे अभी आप सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए हैं, तो आज का हमारा जो युवा है, जो सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वैसे तो हर व्यक्ति जो देश में है वो देश की सेवा कर रहा है, अलग अलग तरीके से कर रहा है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो सेनाओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से वो अपने आप को तैयार करें, कैसे वो गाइड करें? और ख़ासकर हम एक चीज़ देखते हैं कि गांव देहात के ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वही सेना की ओर उनका रुख रहता है, शहरों के बच्चे क्यों नहीं जाते और क्या समस्या आती है वहाँ? देखिए, जो गांव का एक माहौल अलग है, वो किसान के बच्चे हैं, शायद आर्थिक भी थोड़ा सा वो होता है, और एक जो माहौल होता है गांव के बच्चों का, एक मेंटल सेट है, 12th किया, फौज पुलिस में जाना है, वो 10th क्लास से ही रनिंग जो है प्रैक्टिस शुरू कर देते। आज भी जाओ गांव के अंदर देखेंगे तो सुबह शाम बच्चे रोड पर कहीं ग्राउंड में दौड़ते हुए मिलेंगे। तो मेरा जो जीवन का ध्येय है, जो मैं पिछले 23 साल से देश के कोने कोने में जा कर के मेरा नौजवानों के साथ उनके साथ में बातचीत करना, उनको उन वीरों की शौर्य सुनाना, कि ताकि उन बच्चों में एक राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो सके। शहरों के अंदर क्योंकि पढ़ाई का माहौल मिलता है तो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं, तो इसलिए उनका जो है इस तरफ रुझान कम होता है। वो हाँ, जो आपके जो शॉर्ट सर्विस कमीशंस होते हैं, ऑफिसर्स जी, उनकी तरफ उनका रुझान होता है और उसमें वो जाते भी हैं जी। जो गांव के हैं वो इस तरफ जाते हैं। तो मेरा जो यूथ है, बस उसको चाहे वो वर्दी पहने या ना पहने, क्योंकि वर्दी पहन कर के ही सैनिक नहीं होता जी, बल्कि मन से भी सैनिक होता जी। बिल्कुल। तो आप मन से सैनिक बनिए, और जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में, क्योंकि सैनिक के 3-4 जो असूल हैं, सबसे पहले उसकी टाइम पंक्चुअलिटी है, दूसरी बात उसमें निष्ठा है, वो वफादार होता है, ईमानदार होता है जी। अगर इन मूल्यों को ध्यान में रख करके अपने कार्य को करता है तो वो भी राष्ट्रभक्त और सैनिक ही है। हमारे जो जो अल्फा रेजिमेंट के साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और आप जैसे हमारे साथ गाइड भी हैं, उनके इंस्ट्रक्टर भी हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से तैयारी करें? अब जैसे पहले क्या था, पहले प्रक्रिया में फिज़िकल और रिटन को लेके रिटन का पोर्शन थोड़ा कम था, अब रिटन का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, और हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन में दोनों को बराबर वरीयता देकर तैयारी कराई जाती है। तो जो लड़के आना चाहते हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार से तैयारी करें, और क्या अपने आप में एक अपना मोटिव सेट रखें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मेरा ये सपना था, और क्योंकि मैं भी एक ऐसा प्लेटफार्म चाहता था, क्योंकि अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा कर के एक बार उनको प्रेरणा दे कर के आ गया, लेकिन लगातार उनके साथ संपर्क रख पाना बहुत मुश्किल था। आज ये एक ऐसा अल्फा रेजिमेंट, ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ मैं देश के नौजवानों को डायरेक्टली तौर के ऊपर ट्रेंड भी करूँगा और उस तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित भी करूँगा। तो ये एक अल्फा रेजिमेंट का नाम आपने, क्योंकि आप एकदम से बोलेंगे अल्फा रेजिमेंट, ये अल्फा जो बैठ है ये एक फर्स्ट में आता है, और जब आप फौज के अंदर जब ज्वाइन भी करेंगे तो हर बटालियन के अंदर जो कंपनियों के नाम होते हैं अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, तो ये उससे भी मेल खाता है जी। और जब रेजिमेंट लग जाती है तो फौज, यानी ये टोटली डिफेंस के लिए है। और डिफेंस
लोग बोलते हैं ना, बोला भाई डिफेंस ही क्यों। तो मैं नौजवान साथियों आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्र की सुरक्षा की अंतिम पंक्ति का अंतिम स्तंभ डिफेंस है। जी। इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण। तो सर जिस तैयारियां, जैसे अभी बराबर वेटेज हो गया है फिज़िकल, आप किस प्रकार से तैयारी हमारे यहाँ, जो आप जैसे आप इंस्ट्रक्टर रहे हैं, आपके पास वो बड़ा एक्सपीरियंस है, उस लाइन का आप इंस्ट्रक्टर रहे, आपने वहाँ पे अपने साथियों को, जवानों को, ऑफिसर्स को, सबको सिखाया, उसी तरीके से आप अल्फ़ा रेजिमेंट के साथ काम करेंगे। तो जो हमारे साथ जो छात्र आना चाहते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करके आएँ कि उनको पूरा एक तरीके से वही माहौल दिया जाएगा? बिल्कुल, ये 100% है कि आप जब यहाँ इस अल्फ़ा रेजिमेंट एकेडमी में आएंगे तो आपको वही फौजी माहौल मिलेगा, वही इन्वायरमेंट में आप जो है सिखलाई आपकी होगी। आपकी चाहे रिटन की है, फिजिकल की, मेडिकल का भी आपको चेकअप करने का जो है वहाँ पर सुविधाएं हैं, ताकि आपको समय रहते हुए आपको अपनी कमियों के बारे में पता चल जाए और समय रहते उसको दूर भी किया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म हमने खड़ा किया है, जहाँ हजारों नहीं लाखों बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने का, उनके कैरियर को उज्जवल बनाने का अगर कहीं कोई प्लेटफार्म है तो वो अल्फ़ा रेजिमेंट है। सर, ऐसे प्लेटफॉर्म पहले नहीं थे, जब आपके समय में नहीं थे तो उस समय समस्या आती होगी काफ़ी। किस प्रकार की समस्या उस समय आती थी जब कोई गाइड करने वाला नहीं होता था? क्योंकि उस समय देखो कैरियर भर्तियों का पता नहीं चलता था, कब कौन सी भर्ती होनी है, तो इसकी जानकारी नहीं होती। लेकिन आज आपको जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको जो है हर चीज़ की जानकारी, नॉलेज होगी। आपको ये भी पता चलेगा कि भाई उस समय पे आपको जो है आपकी भर्ती है, उस समय पे आपका रिटन है, उस समय पे आपका मेडिकल है। ये तमाम जानकारियाँ आपको समय से पहले उपलब्ध होंगी, ताकि आप सही समय से तैयारी करके अपने कैरियर को बना सकें और देश की सेवा करें। और देश की सेवा करें। देश की सेवा के लिए, देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। मैं बहुत बड़े बड़े संतों के पास गया हूँ और हर संत का एक ही जो वाक्य होता है, सैनिक और संत दोनों की प्रवृत्ति एक है, कर्म एक है, धर्म एक है। क्योंकि संत समाज में शांति चाहता है और सैनिक भी दुश्मनों को मार करके शांति चाहता है। अपने भाई बहन हैं, देश के जो नागरिक हैं, वो ताकि शांति में रह सके, इसलिए वो वहाँ पे सीमा पे खड़ा रहता है। तो जो रक्षक होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है जी। और आप इस अल्फ़ा रेजिमेंट के माध्यम से इस राष्ट्र के रक्षक बनने जा रहे हैं जी। तो इससे बड़ा गौरव, इससे बड़ा जीवन का यथार्थ कुछ नहीं हो सकता है। तो सर, हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपने अपने जीवन के इतने सारे मूल्य, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए अल्फ़ा रेजिमेंट के बारे में। जो स्टूडेंट्स, जो छात्र सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, जो कंफ्यूज थे, उन सब की जो सब वो थे, क्या नाम है, डिफ़िकल्टीज़ थी, वो सब दूर हुई। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्या क्या एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे संपूर्ण देश को? पहले तो मैं अल्फ़ा रेजिमेंट वालों जो छात्र और छात्राएं वहाँ पर आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, जी, उनके लिए मैसेज। आइए और हमारे साथ मिल करके इस राष्ट्र की रक्षा का वचन लीजिए और हम आपको उस राष्ट्र के रक्षक बनाने के लिए भरकस प्रयास करेंगे। और देश के युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि आप अपने मन से, वचन से, कर्म से सैनिक बन जाइए। अगर आप मन, वचन और कर्म से सैनिक बन गए तो आपके अंदर कभी गिलानी नहीं आएगी, आपके अंदर कभी निरस्ता नहीं आएगी, कभी आप जीवन में हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, बल्कि आप अपने जीवन के बुलंदियों के शिखर की तरफ हर्ष और उल्लास के साथ बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये आप इस राष्ट्र की ताकत हैं, इस राष्ट्र की ऊर्जा है। वो ये राष्ट्र की ताकत, ऊर्जा, शक्ति इस राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान में लगनी चाहिए। ये जीवन मनुष्य का मिला है और भारत में रहते हुए मिला है। इससे बड़ा और पुण्य इस जीवन में मिल नहीं सकता, क्योंकि ये धरती
जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की और वीरांगनाओं की धरती है। इतनी पावन मिट्टी पर जन्म लेना 100 जन्मों के पुण्य के समान है। और अगर सैनिक बन गए तो 1000 पुण्य जीवन के आपको मिल गए। इससे बड़ा और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सत्य बात कही है। ये देश जिस धरती पर हमने जन्म लिया और हमारा सौभाग्य है कि हमको ये धरती मिली और हमको मतलब इस धरती पर हमको आप जैसे लोग मिले जिन्होंने देश की सेवा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की भी मतलब चिंता नहीं की, अपने प्राणों को भी खतरे में डाल दिया। तमाम हिंदुस्तान की धरती पर वीर सपूत पैदा हुए और आज से नहीं आदिकाल से पैदा होते आए हैं। तो इसी आशा के साथ हम ये अपना शो को विराम देते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect.